दोस्तों नमस्कार। ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और इसका नाम है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन या ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, आपको पता ही है, और उसमें ये भी टॉपिक एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको फिर हम लोग सेम उसी तरह से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके अलावा मैप को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जो भी डिटेल्स होगा उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या सीरीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा। और इसके अलावा कमेंट करके भी आप थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो आप तक जानकारियों को पहुँचाना है और सटीक जानकारी। देखिए, मैं वीडियो में फालतू बात नहीं करता हूँ इसी वजह से, ताकि आपका जो समय है वो बचे। ठीक है, तो टाइम इम्पॉर्टेंट है आपका भी और मेरा भी, तो इसमें हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें और लाइक करने के बाद आप जो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बाकी कमेंट वगैरह करके भी आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, झारखंड का धरातलीय स्वरूप की अगर बात करें तो इसमें आपका सबसे प्रमुख रोल यहाँ पर जो दिखाई देता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि झारखंड में एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है यहाँ का पठार। ठीक है, क्योंकि झारखंड जो है एक पठारी क्षेत्र है, ये आपको पता है, और यहाँ पर पठारों में सबसे प्रमुख जो पठार है वो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड का सबसे प्रमुख भाग है। ठीक है, और इसी से ऐसा कहा जाता है कि झारखंड का जो संपूर्ण धरातल है उसका काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जो बड़ा भाग है वो छोटा नागपुर के पठार से कहीं ना कहीं ढका हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसी छोटा नागपुर के पठार का समय समय पर जो अपर्दन है, ठीक है, अपर्दन के फलस्वरूप टुकड़े टुकड़े में विभाजन हो गया है और इन्हीं टुकड़ों को अलग अलग नाम दे दिया गया है और उन्हीं को हम लोग धरातलीय स्वरूप के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे छोटा नागपुर पठार का अगर निर्माण की बात करें तो आपको पता होगा कि जैसा कल भी मैंने बताया था कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा निकलता है उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर अर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जीवाश्मों का अभाव है। इसके अलावा यहाँ पर खनिजों का काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में भंडारण पाया जाता है। इसके अलावा मिट्टी जो होती है यहाँ की ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें जो छेद होती है मिट्टी के अंदर वो काफ़ी कम होता है, यानी काफ़ी सॉलिड टाइप की मिट्टी होती है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इन क्षेत्रों में जो फसलों का उत्पादन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सारा यहाँ का खासियत है। इसके अलावा छोटा नागपुर के अगर औसत ऊंचाई की बात करें हम लोग तो इसका जो एवरेज ऊंचाई है वो है लगभग 760 मीटर के आसपास। ठीक है, 760 मीटर के आसपास है इसकी एवरेज ऊंचाई। और जानते ही हैं कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ चोटी है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पारसनाथ के बारे में जानते हैं आप। और पारसनाथ के बारे में आप जानते हैं ये भी कि ये कितने मीटर ऊंचा है, तो 1365 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा अगर फीट में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो 44-78 फीट जो है ये ऊंचा है। ठीक है, यानी अगर धरातलीय स्वरूप में देखें तो सबसे ऊंची चोटी में झारखंड के क्षेत्र में पारसनाथ पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो आप इस मैप को आसानी से देख कर समझ सकते हैं। तो देखिए, इस विभाजन में आप जब पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पाट क्षेत्र दिखाई देता है, जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कलरिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रांची का पठार। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा आपको, रांची का पठार दिखा। उसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको राजमहल पहाड़ी दिखाई देगी। ठीक है, इसके अलावा जब थोड़ा सा और आगे देखेंगे आप तो इधर कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। कुछ मैदान यहाँ पर जैसे पंच परगना का मैदान आपको दिखाई देगा, यहाँ पे चाईबासा का मैदान दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप साहेबगंज के क्षेत्र में गंगा का मैदान देखेंगे। यहाँ उत्तर कोयल नदी की बेसिन आपको दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर दामोदर नदी बेसिन मौजूद है। तो इस तरह से इस मैप से आप धरातलीय स्वरूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये छोटा नागपुर का ही हिस्सा है, लेकिन अपर्दन के स्वरूप, अपर्दन के परिणाम स्वरूप कुछ समय या कुछ सालों में ये क्या हुआ है कि धीरे धीरे टूट गया है और टूटने के बाद अलग अलग हो गया। इसी वजह से इसका नाम भी आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए, यहाँ से यानी बिहार और झारखंड के बीच की जो ये बॉर्डर्स है, ये जो बॉर्डर है ये एक
500 फीट ऊंची समोच्च रेखा है, इससे अलग होता है। ठीक है, 500 फीट समोच्च रेखा है, इससे बिहार और झारखंड का जो हिस्सा है ये अलग होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, समोच्च रेखा 500 फीट की है, इसी वजह से झारखंड और बिहार यहाँ से अलग होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला पाट प्रदेश को देखते हैं, क्योंकि ये प्रमुख है। इसके अलावा हम लोग धीरे धीरे रांची का पठार, फिर हजारीबाग के पठार की बात करेंगे। तो देखिए, पाट पठार में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि पाट पठार वाला जो हिस्सा है, इसका सबसे पहले आपको अर्थ समझना होगा कि पाट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पाट का मतलब होता है समतल। ठीक है, समतल, एकदम फ्लैट। फ्लैट आप कह सकते हैं, समतल कह सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उसकी चोटी किस तरह होगी, तो बिल्कुल इस तरह से होगी, यानी फ्लैट होगी। ठीक है, पारसनाथ की तरह ऐसी चोटी नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे इस तरह यानी फ्लैट चोटी पाई जाएगी। तो अब यहाँ पे सवाल है कि चलिए फ्लैट चोटी पाई जाएगी, और क्या इसकी खासियत है। तो खासियत इसकी ये है कि इनकी ऊंचाई तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे कि पाट प्रदेश की ऊंचाई आपको लगभग 2500 फीट के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, 2500 फीट के ऊपर आपको हाइट मिलेगा। लेकिन चूंकि ये फ्लैट हैं या पाट हैं, समतल हैं, इसी वजह से जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है पारसनाथ की चोटी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में आपको जो प्रमुख रूप से जो निर्माण है वो दक्कन का जो लावा का जमाव है उसी से हुआ है। ठीक है, दक्कन लावा का जमाव इस क्षेत्र में रहा है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। और इसकी आकृति जब आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इसकी आकृति कैसी हुई, तो ये त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे मैप उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्लियर करते जाइएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो इसका जो शेप है वो कैसा है, तो शेप है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसका शीर्ष दक्षिण में और आधार उत्तर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका आधार जो है, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से, और ये इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ पे आप ट्रायंगल बनता हुआ देख रहे होंगे। आधार आपका उत्तर की तरफ चला गया और शीर्ष कहाँ पर है, ये दक्षिण की तरफ चला गया। तो पाट प्रदेश का ये शेप है। और इसका अगर एरिया की बात करें कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि लोहरदग्गा, ये गुमला वाला क्षेत्र, इसके अलावा थोड़ा सा पलामू का क्षेत्र है, इसमें थोड़ा गढ़वा का क्षेत्र आ जाता है। तो ये सारा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, हल्का गढ़वा, पलामू, फिर यहाँ लोहरदग्गा और आपका नीचे जो गुमला है ये क्षेत्र आ जाता है। थोड़ा सा रांची भी इसके अंतर्गत आ सकता है, या लातेहार वाला क्षेत्र भी हल्का सा इसमें आ जाता है। ठीक है, और पाट प्रदेश में आप जाएंगे तो नेतरहाट आपको सबसे ऊंचा यहाँ पर चोटी दिखाई देगी, नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो नेतरहाट की 387 फीट ऊंचाई है, 387 फीट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये पाट प्रदेश में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र का जो ऊंचा वाला हिस्सा है, यानी दो यहाँ पर हिस्से इस तरह से बटे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर बना के आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो हिस्से इस तरह से बटे हुए हैं। तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं टाँड़। ये आपने देहाती भाषा में सुना भी होगा, टाँड़। और जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं दोन। ठीक है, तो टाँड़ क्या है, तो ये ऊपरी हिस्सा है। दोन क्या है, तो ये नीचे वाला हिस्सा है, जैसा कि आप इस फिगर से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी हाइट मैंने बता दी है, 2500 फीट के लगभग ऊपर आपको इसकी हाइट दिखाई देती है। और यहाँ पर हमने नेतरहाट देखा। नेतरहाट के अलावा जैसे कि गणेशपुर हाट है, सॉरी पाट है, नॉट हाट, गणेशपुर पाट एक मिलेगा आपको, और दूसरा एक जनीरा पाट करके भी मिल सकता है। जनीरा पाट इसी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो हाइट है ये 3871 फीट के आसपास। ठीक है, 3871, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2500 से ऊपर है, तो ये 3871 फीट है। ठीक है, कहीं कहीं पे मतलब इसका थोड़ा सा डिबेट है कि कितना है, ऊपर नीचे आपको दिखाई दे सकता है। तो 3871 फिलहाल याद रखिए। गणेशपुर और जनीरा पाट भी इसी क्षेत्र में मिल जाएगा। इसके अलावा और छोटी छोटी कई पहाड़ियाँ मिल जाएगी। इस क्षेत्र में कई नदियाँ हैं, जैसे उत्तर कोयल आपको नदी मिल जाएगी। इसके अलावा शंख नदी वगैरह इधर ही निकलती है। इसके अलावा तस्तरी नुमा एक बारवे का मैदान है जो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि एक बारवे का मैदान है। बारवे का मैदान ये कैसा है, तो एकदम प्लेट की तरह है, इस तरह से प्लेट, यानी तस्तरी नुमा है। तो ये आपको पाट प्रदेश में ही मिलेगा। कौन सा, तो बारवे का मैदान, यानी इसी क्षेत्र में ये फैला हुआ है।
तो इस तरह से पार्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा रांची के पठार के बारे में। तो देखिए रांची के पठार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि ये झारखंड का सबसे बड़ा, यानी ये पूरा ही छोटा नागपुर का एरिया है, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सबसे बड़ा पठारी भाग है ये। उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई मिलेगी, इसकी हमने कल भी बात की थी, लगभग आपको 600 मीटर के आसपास मिलेगी, 600 मीटर। और फीट में अगर आप जाते हैं तो लगभग 2000 फीट के आसपास आप कह सकते हैं। तो 600 मीटर या 2000 फीट। और इसकी आकृति आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि इस तरह से अगर यहाँ पे बनाया जाए तो ये चौकोर आकृति है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चतुर्भुजाकार या फिर चौकोर आप कह सकते हैं, चौकोर इसकी शेप है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं और कई यहाँ पर आप जानते हैं झरने का निर्माण हुआ है, जिसमें बूढ़ाघाग, दसम, जोन्हा, गौतम धारा, बहुत सारी यहाँ पर झरनों का निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं इस पठारी भाग से, और यही नदियाँ जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं तो यहाँ पे झरनों का निर्माण होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि रांची के पठार के क्षेत्र में आपको झरनों की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी। अब हम लोग आते हैं हजारीबाग का पठार। तो देखिए हजारीबाग का पठार को 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक आता है ऊपरी हजारीबाग का पठार, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और एक है निचली हजारीबाग का पठार। तो आप सोचेंगे कि ऊपरी हजारीबाग का पठार ऊपर मतलब इस साइड है, निचला उधर है, ये उल्टा कैसे हो गया? तो उल्टा नहीं है, क्योंकि देखिए झारखंड का जो बीच वाला पार्ट है, ये इस तरह से ये बीच वाला पार्ट उठा हुआ है। ठीक है, तो जब इधर से आप इधर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बगल में जो भी होगा ये इसके अपेक्षा थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन इसके अपेक्षा, इस साइड के अपेक्षा तो ज़्यादा ऊंचा होगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ऊपरी हजारीबाग का पठार ज़्यादा ऊंचा है और निचली वाला उत्तर में है। कहने का मतलब उत्तर और दक्षिण वाला, थोड़ा सा लोकेशन समझिएगा। कई बार जल्दबाजी में निचला यहाँ हो जाता है और ऊपर वाला जो है वो उत्तर की तरफ हम लोग आंसर टिक कर देते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ऊपरी हजारीबाग पठार है ये आपको रांची के पठार के समानांतर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के समानांतर इस तरह से ये फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा है कि इसके समानांतर फैला हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पहले इसी का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक भ्रंश आया। ठीक है, ड्रिफ्ट वैली आपने सुना होगा, रिफ्ट वैली, सॉरी। तो रिफ्ट वैली जो है यहाँ पर बना, भ्रंश बना, और इसी भ्रंश में दामोदर नदी बहने लगी। यानी दामोदर नदी जो बहती है ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी बना कैसे? तो इन्हीं दोनों यानी रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग के पठार के अलगाव से बना। ठीक है, वही अपर्दन वपर्दन जो जब नदियाँ जब काटती हैं पठारों को समय के साथ, तो वहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है धीरे धीरे। और भी इसके कई रीजन्स हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे। और ये दामोदर नदी बेसिन जो है ये यही ऊपरी हजारीबाग पठार और रांची के पठार के बीच में है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये भी करीब वही 600 मीटर के आसपास है, क्योंकि ये रांची के पठार का ही हिस्सा था, तो ये भी 600 मीटर का ही हाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आसान है, याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि जो निचला हजारीबाग का पठार है इसका क्या कहानी है। तो देखिए निचला हजारीबाग का जो पठार है ये सबसे बात पहला कि ये निम्नतम ऊंचाई वाला, यानी झारखंड में सबसे जो निम्नतम आपको ऊंचाई दिखेगा वो यहीं दिखेगा। ठीक है, निम्नतम ऊंचाई क्यों दिखेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिहार की तरफ अब धीरे धीरे सटता चला जा रहा है, और ये जो बिहार के क्षेत्र वाला एरिया है यानी झारखंड का सबसे उत्तर वाला एरिया है, ये निचला भाग है बीच वाले भाग के अपेक्षा। तो निचला हजारीबाग का पठार नाम से ही यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये निम्नतम है, पहला बात। और चूंकि ये छोटा नागपुर पठार के बाहर स्थित है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं हम लोग? तो बाह्य पठार भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कह देते हैं? बाह्य पठार भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम है, यानी लगभग 400 मीटर के आसपास, सॉरी 450 मीटर के आसपास आपको इसकी ऊंचाई दिखेगी, यानी सबसे कम ऊंचाई वाला यही है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर बराकर नदी घाटी पाई जाती है, और इसी निचला हजारीबाग पठार में यहीं पर गिरिडीह स्थित है, और इसी में एक सबसे ऊंची चोटी उपस्थित है जिसका नाम है पारसनाथ चोटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि पारसनाथ चोटी जो है इसी निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ठीक है,
और इसकी ऊंचाई पर की बात हमने पीछे कर ही ली थी, और बराकर नदी घाटी इस क्षेत्र में उपस्थित है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें राजमहल की पहाड़ियों की, तो यहाँ पे देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। और राजमहल की पहाड़ियों के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर नदी घाटियाँ हैं, इसके अलावा गंगा का मैदान भी है, ठीक है, इससे ये घिरा हुआ है, ठीक है, नदी घाटियों और गंगा के मैदान से ये घिरा हुआ है। और ये समुद्र तल से लगभग आपको 150 से 300 मीटर ऊंचा दिखाई देगा, ठीक है, 150 से 300 मीटर ये ऊंचा दिखाई देगा। इसके अलावा ये इस एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, ये सारा जो ज़िला है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसका एक आपसे लोकेशन पूछा जाता है, तो लोकेशन आप देख ही रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी की तरफ में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पहाड़ियों का नाम है शेप के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि कोई नुकीली पहाड़ी है इस तरह से पतली वाली, तो इसको इस क्षेत्र में क्या कह दिया जाता है, तो टोंगरी कह दिया जाता है, टोंगरी, ठीक है। और अगर कोई गुंबद नुमा पहाड़ी है इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से कोई पहाड़ है, तो इसको क्या कह दिया जाता है, डोंगरी कह दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टोंगरी और डोंगरी में क्या अंतर है। तो टोंगरी में एकदम जो तीखा पहाड़ है, और डोंगरी मतलब जो थोड़ा सा गुंबद नुमा पहाड़ है, इसको डोंगरी कह दिया जाता है। इसके अलावा राजमहल पहाड़ियों के बारे में और कुछ नहीं है। पीछे हम लोगों ने जब प्रमुख जो भूगार्भिक संरचनाएं देखी थी वहाँ पर इसके बारे में भी जानकारी लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ मैदान है, जैसे हमने यहाँ पर गंगा का मैदान देखा तो आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है, तो साहिबगंज वाला एरिया देख लीजिए। इसके अलावा देखिए चाईबासा का मैदान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सिंहभूम वाले क्षेत्र में, और पंच परगना का मैदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है सरायकेला खरसावां वाले क्षेत्र में, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोल्हान पहाड़ी देखिए यहाँ पर सिंहभूम वाले क्षेत्र में, ढालभूम क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दालमा श्रेणी देखिए इसी के नाम पे दालमा अभ्यारण्य भी है, ये पूर्वी सिंहभूम में आपको दिखाई देता है। इसके अलावा पोरहाट भी इधर ही उपस्थित है, ठीक है, इसको हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं, यहाँ ये नाम काफ़ी फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। सिमडेगा का पठार कुछ खास नहीं है, ये नाम पर ही स्थित है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अगर थोड़ा सा इस मैप को देखते हैं या जो मैंने बताया इसको 1-2 बार सुन लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक सूचना ये है कि देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में चैप्टर वाइज हम लोग पेपर 3 के लिए कुछ क्विजेज़ कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।